नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से आपको हिंदी की रेगुलर क्लास दी जाएगी टारगेट विद कपिल चौहान पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो लोगों भैया डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास स्टार्ट की जा रही है आज से। और पहला टॉपिक आज ले रहे हैं हम शब्द जो कह सकें हिंदी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला टॉपिक है शब्द, जिससे कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में देखने न मिलेंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है 24 नंबर आपके शब्द, केवल शब्द से 24 नंबर आपके मिलेंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं शब्द। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो शुरुआत कर रहे हैं शब्द की। तो शब्द क्या है दोस्तों? वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। जो वर्ण है दोस्तों, जब वर्णमाला पढ़ी होगी हमने, इसका पहला टॉपिक यूट्यूब पे पहली क्लास डाली भी रखी है वर्णमाला की, तो वहां बताया भी होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। और उसी बारे में डिस्कस करें कि जो वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम इकाई अर्थात ध्वनि रूप है। जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और उसी का जिक्र कर रहे हैं हम कि जो वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम इकाई या कह सको ध्वनि रूप है। और ध्वनियों की इस प्रकार की माला से एक एक वर्ण जोड़कर जो सार्थक ध्वनि तैयार की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे है में हलंत प्लस ए, मैं हलंत प्लस ए, और है में हलंत ये ए जुड़ तो ही है बन गया, और मैं ए जुड़ तो ही ए बन गया, दोनों जुड़ का क्या बन गया? हम। तो ये जो हम है यू है एक शब्द, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें हम वर्ण या ध्वनि बोल रहे। तो ध्वनियों का समूह, सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। तो जी हम है यू क्या बन गया दोस्तों? शब्द बन गया। जैसे मैं हलंत ए, है में हलंत ए, और ले में हलंत ए, और सारे जुड़ का क्या बन जाएंगे? महल। तो महल एक शब्द है जो ध्वनियों के योग से मिलकर बना है। तो शब्द क्या है दोस्तों? ध्वनियों का सार्थक योग ही शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे इसकी परिभाषा आगे भी दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। आगे चला अगर बात करें, क्या कह रहा है? इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। एक चीज नोट कर लें दोस्तों, कॉपी बना लें। आज तो आपको रेगुलर हिंदी की क्लास देने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी 100%। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहला रहा है? शब्द कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द वाक्य का पद बन जाता है। यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। शब्द तब तक शब्द है जब तक वो अकेला है, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देंगे तो वाक्य का पद कहलाएगा, न कि शब्द। जैसे अगर बात करें राम पाठ पढ़ता है, तो दोस्तों यू भी अगर अकेला कहीं लिख रहा है तो राम भी शब्द है, पाठ भी शब्द है, याद भी शब्द है, और कर्ता भी शब्द है। अगर अकेले अकेले लिख रहे, लेकिन ये आगे एक वाक्य में तो भी वाक्य के पद बनेंगे। तो यू भी वाक्य का पद है, प्रत्येक शब्द वाक्य का पद कहलाएगा। तो दोस्तों, जब तक शब्द है स्वतंत्र तब तक वो शब्द है, और अगर वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया तो वो शब्द ना होकर वो कहलाएगा वाक्य का पद बन जाता है। उसके बाद क्या दिया कि इस प्रकार शब्द के रूप जो है वे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है। भाई शब्द जो है दोस्तों, शब्द अर्थ के, रचना के, उत्पत्ति के, उद्भव के, संरचना के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। इसी वजह से हम बोल रहे क्वेश्चन कि शब्द थे दोस्तों। अगर बात करें शब्द की, तो शब्द में कौन कौन से टॉपिक मेरे पास आएंगे? शब्द में जो आओगा दोस्तों, विकारी रूप है शब्दों का, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये है विकारी रूप शब्द के दोस्तों, विकारी रूप। और अविकारी रूप है अव्यय, अविकारी रूप है शब्द का अव्यय। और अव्यय की बात करें दोस्तों, अब उद्भव के आधार पर भी अगर बात करें तो तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वैसे शब्द रूप नहीं है लेकिन शब्दों की सहायता, इनकी सहायता से बनेगा। और बात करें दोस्तों संकर, विदेशज, ये सारे शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। रूढ़, यौगिक,
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ और योग रूढ़, ये सारे शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। इस वजह तक हम बोल रहे हैं कि जो शब्द टॉपिक है दोस्तों, कम से कम भी 12 क्वेश्चन यूपी पुलिस में देगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो बोल सकें 24 नंबर की हिंदी केवल शब्द होगी। शब्द में क्या बता, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये चारों टॉपिक शब्द के ही हैं, विकारी और अविकारी रूप है। और बात करें तत्सम तद्भव भी इसी के अंतर्गत होगा, संकर, देशज, विदेशज भी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ भी इसी के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे। अब ये किस किस प्रकार के हैं वो पढ़ने के लिए आगे चल रहे हैं हम दोस्तों। क्या दिया पहला कि रूप या प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर शब्दों के भेद, किसके, व्याकरण के आधार पर या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए। व्याकरण के आधार पर या रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए। नंबर कै भेद है, विकारी शब्द। नंबर कै के बता दोस्तों, विकारी शब्द। विकारी कैसे हो, नुक है जो शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलते रहे, जो शब्द लिंग, कारक और वचन के आधार पर बदलते रहेंगे वे विकारी रूप का, विकारी शब्द कहलाएंगे। और विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। यानी जितने भी संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द है और क्रिया शब्द हैं, ये सारे के सारे कहां जाएंगे भाई, विकारी शब्द। जैसे संज्ञा की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम रमेश, सुरेश, महेश, ये सारी संज्ञा ही तो हैं। नदियां, पहाड़, पर्वत, ये संज्ञा ही तो हैं दोस्तों। तो संज्ञा कह लो। सर्वनाम जब हम पढ़ेंगे वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्द भी कहां जाएंगे, विकारी रूप में, क्रिया भी, और विशेषण शब्दों को भी कहां भेज दिया, विकारी रूप में भेज दिया भाई। दूसरा रूप क्या कहता है इसका, अविकारी शब्द। एक तो बताया भी प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। एक बता विकारी, विकारी का मतलब जो बदलता रहेगा, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो बदलेगा वो विकारी रूप। जो लिंग, कारक, वचन के आधार पर नहीं बदलते वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। कुछ अव्यय शब्द दिए भी गए हैं, लेकिन किंतु परंतु, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सारे शब्द कैसे हैं, अव्यय शब्द हैं जो लिंग, कारक, वचन के आधार पर नहीं बदलते। तो प्रयोग के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के बताए, प्रयोग के आधार पर 2, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी में जो लिंग, कर्म, वचन के आधार पर बदलेंगे और अविकारी में जो नहीं बदलेंगे। और जो विकारी शब्द हैं उनके अंतर्गत कौन कौन होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, वे चारों के चारों टॉपिक विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। और अविकारी के अंतर्गत क्या होगा भाई दोस्तों, अव्यय। तो ये 5 टॉपिक तक कम से कम भी 6 तो 7 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। और 5 टॉपिक ये शब्द के ही रूप हैं जो प्रयोग के आधार पर किया गया है दोस्तों। शब्द के और भी रूप है, और भी भाग है, कैसे कैसे हमने विभाजित करा। नुका उत्पत्ति या उद्गम या उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं दोस्तों। 5 भेद हैं शब्दों के। कौन कौन से भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो शब्दों के किस आधार पर, उद्भव के कह लो, उत्पत्ति के आधार पर कह लो, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और अगर बात करें दोस्तों तो एक क्वेश्चन ही अंत है और एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक होता है, यानी 2 क्वेश्चन इस टॉपिक होता था आने की उम्मीद है हमारे पास। यानी पहले 5 टॉपिक विकारी शब्दों में कौन आया, संज्ञा 1 क्वेश्चन, सर्वनाम 1 क्वेश्चन, क्रिया 1 क्वेश्चन और विशेषण 1 क्वेश्चन और अव्यय 1 क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन तो आए विकारी और अविकारी शब्द होता है। और अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद दोस्तों, और 5 मत तत्सम, तद्भव 1 क्वेश्चन मायने रखता है, और देशज, विदेशज और संकर मत 1 क्वेश्चन। तो 1 और 1 2 क्वेश्चन ही हो गए, 5 और 2 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन बोले तो 14 नंबर दोस्तों। एक का क्वेश्चन गिनवा देंगे और एक का क्वेश्चन दोस्तों जिस टॉपिक था बताऊंगे उस टॉपिक तक ना आया तो का चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। इस चीज की गारंटी देंगे, जहां तक जो चीज बोली जाएगी वहां तक 100% क्वेश्चन उठेगा। पहले भी उठाया और ये केवल हम किसके आधार पर बोल रहे हैं, पिछले एग्जामों के आधार पर और 6 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों। ये किसी हवा में बात नहीं कर रहे, एक भी बात हवा में नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन चैप्टर 1 बाय 1 सारे खत्म करने हैं हम केवल शब्द के रूप कौन कौन से हैं, शब्द का महत्ता किस चीज का पता लगेगी, हम आज उस पर डिस्कस करें दोस्तों। तो शब्द के रूप, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द है 5 भेद। अभी बता प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के अंतर्गत अव्यय गया। अब बात करी उत्पत्ति के आधार पर
तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद बताए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और अगर बात करें नेक्स्ट की दोस्तों, अगर बात करें रचना, बनावट या संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के, बनावट के या संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं भाई? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक चीज पे पॉइंट नोट करते रहें दोस्तों। रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो दोस्तों बात करें अगर एक क्वेश्चन की उम्मीद यंत भी है, हमने एक क्वेश्चन की उम्मीद यंत भी है, हो सके ज्यादा भी आ जाए। यानी अगर बात करें मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन तो दोस्तों बन ही लिए। और अगर बात करें पहले विकारी और अविकारी की, उन दोनों बताओगे, विकारी और अविकारी में तो उम्मीद है हमने कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन आने ही आने। और जब उनमत 8, 2 में 11 और 1 12 या 3 ही कह लो, 3 में 9 और 3 12 और 1 13, लगभग 12 क्वेश्चनों की उम्मीद हम कर रहे हैं शब्द तय। और शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि शब्द में हम ही व्याकरण की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है दोस्तों, शब्दों की ही व्याकरण की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। तो चैप्टर कौन कौन से आए दोस्तों इसमें? संज्ञा। कौन सा चैप्टर आ गया? संज्ञा। नंबर 2 आया सर्वनाम, जो विकारी शब्दों में गए, सर्वनाम। नंबर 3 आया क्रिया या विशेषण, और नंबर 4 आया विशेषण। नंबर 4 आया विशेषण। नंबर 5 आया दोस्तों अव्यय। नंबर 5 आया अव्यय। नंबर 6 की अगर बात करें टॉपिक की, तो नंबर 6वां टॉपिक तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव। नंबर 7वां टॉपिक संकर, देशज, विदेशज, देशज विदेशज, एक टॉपिक यू है अपने आप में भाई। और नंबर 8वें टॉपिक की बात करें तो रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। ये दोस्तों टोटल 8 टॉपिक हैं, टोटल 8 टॉपिक हैं जो हम शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इन 8 टॉपिकों में लगभग 12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और एक टॉपिक ना 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकेंगे अभ्यास प्रश्न कराने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश रखी जाएगी कि उन अभ्यास प्रश्न होता है बाहर आपको जरूरत ना पड़े, इतना अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की विकारी शब्द। और विकारी शब्द में कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और विकारी शब्द का भी पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, संज्ञा। विकारी शब्द का भी पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, संज्ञा। एक चीज, एक पॉइंट नोट करें। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आया, अगर आपके भाषा समझ में आई मेरे, और अगर आपको अच्छा लगे आज का कंटेंट, तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। अगर अच्छा ना भी लगा तो भी लाइक, कमेंट, यानी कमेंट जरूर करें कि आपका कोई भी चीज हमने अच्छी नहीं लगी। जो अच्छी लगी तो कमेंट तब भी करें और ना भी करें। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, संज्ञा। संज्ञा दोस्तों हम बचपन तक पढ़ते आए। संज्ञा की परिभाषा वही चुटर मुटर सी परिभाषा है। क्या दी परिभाषा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। केवल नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की बात करें दोस्तों तो मूलतः संज्ञा के 2 भेद हैं, एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक। अगर संज्ञा के मूलतः भेद की बात करोगे तो दोस्तों 2 बताए। किताबों में 5 भेद मिलेंगे, उस पर डाउट ना जाए। उस पर पहले बात हम कर रहे हैं यथार्थ भेद की। यानी मूलतः 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक। अब दोस्तों इन्हें समझेंगे। यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ का मतलब है जो चीज प्रत्यक्ष है, जिन्हें हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकें, गिन सकें, नाप सकें, तोल सकें, वे सारी की सारी चीजें कहां भेज दी? यथार्थ। यथार्थ का मतलब है जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जिन्हें छू सके या देख सकें, वे सारी वस्तुएं या व्यक्ति या जो भी चीजें वे सब यथार्थवाचक में भेज दी। और भाववाचक के अंतर्गत नुका जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, केवल महसूस कर सकें, वे सब की सब भाववाचक के अंतर्गत डाल दिए दोस्तों। तो जब संज्ञा के भेद करने स्टार्ट करे तो मूलतः 2 ही भेद बनाए थे। 2 ही भेद कैसे? नुका जो दिख रही है हमने चीज, जिन्हें हम छू सकें, टच कर सकें, नाप सकें, तोल सकें, वे सारी यथार्थवाचक। यथार्थ का मतलब वो प्रत्यक्ष जो सामने है, जिन्हें देख सकें। और ये भाववाचक जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकें। तो 2
भेद बनाए थे मूलतः। लेकिन अगर बात करोगे आधुनिक व्याकरण के अनुसार, तो दोस्तों आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद बनाए हैं। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद बनाए। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 है भाववाचक। व्यक्ति, जाति और भाववाचक। दोस्तों अगर बात करें मूलतः जो भेद मिलेंगे किताबों में, हमने मैक्सिमम किताब में 5 भेद बनेंगे और जो 5 भेद हैं वे इसी के ही उपभेद में कह सको, इसी के ही उपभेद कह सको। एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और एक हो जाएगा समूहवाचक। तो अगर बात करें समूहवाचक और पदार्थ या द्रव्यवाचक, वे किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। इसलिए समस्या कहां आई कि संज्ञा के कितने भेद हैं? दोस्तों संज्ञा के जो 5 भेद माने जाए, यानी अधिकतर जो लेखक हैं, अधिकतर लेखक संज्ञा के कितने भेद मानते हैं दोस्तों? 5। तो अधिकतर लेखक अगर संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, अगर ऑप्शन में 5 ना हो दोस्तों, तो ऑप्शन में 5 ना हो तो संज्ञा के आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद लिखेंगे हम? 3। और अगर ऑप्शन में 3 भी नहीं है तो मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? यथार्थवाचक और भाववाचक। तो यह बात क्लियर होगी। अगर संज्ञा के भेद प्रश्न आत, अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 लगाओगे, 5 नहीं है तो 3 लगाओगे, और 3 नहीं है तो 2 लगाओगे। किस किस वजह से लगाओगे वह चीज हमने क्लियर कर ली, किस किस वजह से लगाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं संज्ञा के 5 भेद, 5 भेद 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूह और भाववाचक। और अगर बात करें दोस्तों पूरी की पूरी संज्ञा के ये 4 पार्ट अलग, और ये भाववाचक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक अगर बात करें हम तो 90% चांस है कि क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से ही पूछा जाएगा। तो सारी संज्ञा एक तरफ और भाववाचक संज्ञा एक तरफ। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। लेकिन बस ध्यान तक देखते रहे, आज आपका टॉपिक बिल्कुल 100% आपके हाथ में होगा। कल इसके अभ्यास प्रश्न आप तक कराए जाएंगे। वे अभ्यास प्रश्नों में अगर आपने 90% रिजल्ट दिया तो आपका समझो संज्ञा टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बताता है अभी देखियो कि ज्यादातर विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 5 भेदों का वर्णन है। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 पदार्थ, समूह और भाववाचक। दोस्तों इन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, बस ध्यान पूर्वक यहाँ समस्या समझते रहे भाई। हम 2 चीजों ने एक साथ पकड़ कर चलेंगे दोस्तों कि जाति और व्यक्तिवाचक में दोनों में समानता क्या है, अंतर क्या है, वह चीज ध्यान से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, जब जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम दर्शाया जाता है। जिन शब्दों के द्वारा, विशेष लगा रहे हम, जिन शब्दों के द्वारा विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम दर्शाया जाए वे शब्द कहलावे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। और जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का या समूह का या समुदाय का बोध कराया जाए, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति की, वस्तु की, जाति का या समुदाय का बोध कराया जाए वो जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। और जो जाति मतलब किसी विशेष की ओर इशारा करेगा वो जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जैसे उदाहरणता हम समझ सके दोस्तों, लड़का, तो लड़का एक नहीं है धरती पर, यह चीज और नोट कर लेंगे दोस्तों। यह यूनिक चीज व्यक्तिवाचक के अंतर्गत एक चीज ध्यान दे, ये हमेशा एक वचन में होंगे, ये हमेशा एक वचन में होंगे। ये या तो बहुवचन में होंगे, ये तो बहुवचन में होंगे, या इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है और नोट कर लें। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत वे वस्तुएं या वस्तु जाएंगी या व्यक्ति जाएगा जो पृथ्वी पर उस जैसा या पूरे ब्रह्मांड में उस जैसा कोई नहीं है। और दूसरी बात, उनका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या बताया हमने? वे सभी पदार्थ, वस्तुएं या प्राणी या वस्तु, जो भी चीजें हैं जो संसार में केवल यूनिक है, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वे जाएंगे व्यक्तिवाचक में। और जातिवाचक के अंतर्गत जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है या फिर जिनके जैसा और भी दुनिया में है, तो वे सारे के सारे जातिवाचक के अंतर्गत। जैसे उदाहरणता हम समझे, लड़का, तो लड़का देखिए धरती पे एक ही है कि दोस्तों नहीं, लड़का एक जाति है। और लड़के में नाम ले दिया रमेश, तो रमेश एक विशेष की ओर इशारा कर दिया, तो रमेश व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है। दोस्तों बात करें रमेश की, तो रमेश नाम बहुत हो सके, रमेश नाम
बहुत हैं, लेकिन रमेश जैसा कोई एक व्यक्ति जिसका नाम हम रमेश ले रहे, उस जैसा दूसरा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है। नाम भले ही 10 के रमेश हो जो, लेकिन जिस जैसा कोई एक सेलेक्ट कर लो, मतलब उस जैसा दूसरा नहीं है। नाम भले ही अनेक हो सके। तो लड़का पूरी जाति, यानी लड़के की कोई लड़का एक नहीं है धरती पे, और जो चीज धरती पे एक नहीं है, बहुत ज्यादा है, वो जातिवाचक है। और जो एक है, यूनिक है, वो व्यक्तिवाचक है। जैसे लड़के का उदाहरण दिया हमने, लड़के में रमेश नाम लिया, तो जिस किसी का भी रमेश, सुरेश, महेश, सीता, गीता, ये जितने भी नाम हैं दोस्तों, ये सबके सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक में। अगर लिख दें हम लड़की, लड़की, तो लड़की जाति है, एक नहीं है धरती पर लड़की, बहुत लड़कियां हैं। दूसरी बात हमने क्या बताया, जातिवाचक। जातिवाचक या तो बहुवचन होगा या उनका बहुवचन बना जा सकता है। तो लड़कों का बहुवचन, लड़के का बहुवचन बना सकेंगे, देखियो हाँ भाई, तो बना सके हम ना पता लड़कों, लड़की का बहुवचन बना सके लड़कियों, लड़कियों में लेकिन नाम ले दिया सीता, सीता का भी बहुवचन बना सकोगे दोस्तों, सीता का बहुवचन नहीं बनेगा, और सीता जैसी और कोई नहीं है। नाम भले ही 10 का सीता हो, लेकिन कोई से एक सेलेक्ट करोगे, उस जैसी धरती में दूसरी नहीं है दोस्तों। तो नाम की अगर बात करें, लड़का है जातिवाचक, और क्योंकि इसका बहुवचन भी बना जा सके, तो यह बात पहले ही लिखवा दी, जातिवाचक या तो वे खुद बहुवचन होंगे या उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, वे जातिवाचक के अंतर्गत जाएंगे। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, रमेश का रमेशो नहीं बना सकते, इसलिए रमेश व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है। छोटी छोटी बात जोड़ते चलेंगे हम, देखियो ध्यान दे। अगर बात करें नदी तो बात करें दोस्तों, नदी, नदी एक है या अनेक है पृथ्वी पे, तो नदी तो बहुत सारी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नदी तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नदी बहुत हैं। तो जो चीज घनी है वे कहां जाएंगी, जातिवाचक के। दूसरी चीज, एक चीज और जोड़ रहे हैं हम, नदी का बहुवचन बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, नदियों, तो नदी के है जातिवाचक। और नदी में अगर किसी विशेष नदी का नाम लेता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। तो दोस्तों नदी का अगर खाली नदी लिख रहा तो जाति, और नदी का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगा। दूसरी बात, इसका बहुवचन बना सके हम। दूसरी बात अगर बात करें त्योहार, त्योहार, तो दोस्तों त्योहार एक ही है कि धरती पे, त्योहार बहुत है, दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन, सब त्योहार ही तो है। और अगर बात करें त्योहार का बहुवचन भी बना सके हम, त्योहारों, तो इसका मतलब यू है जातिवाचक के अंतर्गत। और अगर त्योहार में किसी एक का नाम लिख दिया हमने, त्योहारों में दीपावली लिख दिया, तो दीपावली दोस्तों, दीपावली की होगी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चली गई, क्योंकि दीपावली जैसा दूसरा त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन लिख दिया तो रक्षाबंधन है तो त्योहार, त्योहार के अंतर्गत, लेकिन त्योहार जाति में है, और रक्षाबंधन एक विशेष त्योहार का नाम लिख दिया, उस जैसा दूसरा त्योहार नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, रक्षाबंधन का बहुवचन भी नहीं बना सकते तुम, और त्योहार का बहुवचन बनाया जा सकता है। जो चीज पृथ्वी पे एक है, उस जैसा कोई और ना हो, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, और जिस जैसे और भी हो वो जातिवाचक के अंतर्गत। एक छोटी सी डेफिनेशन है दोस्तों, देखियो त्योहार और भी है, नदी और भी है, पर्वत और भी है। देखियो ध्यान से देखियो, एक चीज नोट करते रहेंगे। अगर बात करें हम पर्वत, तो पर्वत लिख दिया दोस्तों, पर्वत तक तो यह बात कि हम इसका बहुवचन बना सकेंगे, देखियो हाँ बिल्कुल बना सके पर्वतों। और पर्वतों जब इसका बहुवचन बनाया जा सके, दूसरी बात पर्वत एक नहीं है, पृथ्वी पर बहुत है, इसलिए जातिवाचक। और पर्वत में नाम लिख दें हिमालय, तो हिमालय व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगा दोस्तों। हिमालय कहां चलेगा, व्यक्तिवाचक। अरावली कहां चली गई, अरावली जैसी दूसरी पहाड़ी नहीं है, तो अरावली कहां चली गई, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अगर बात करें एंडीज पर्वतमाला, पर्वत बहुत है धरती पे, लेकिन एंडीज जैसा दूसरा पर्वत नहीं है, तो एंडीज कहां चली गई, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। तो व्यक्ति में जाति में थोड़ा ही अंतर है। नदी की बात करें तो जाति है, और नदी में अगर गंगा का नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक है। पहाड़ की बात करें तो बहुत ज्यादा है, और पहाड़ में किसी एक पहाड़ी का नाम ले दिया, अरावली की पहाड़ियां, तो अरावली की है, व्यक्तिवाचक है। अगर बात करें लड़का, तो लड़के बहुत हैं, और लड़कों में नाम ले दिया राम, तो राम एक ही है, उस जैसा दूसरा नहीं है, और जिस जैसा दूसरा ना हो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। या फिर दूसरी डेफिनेशन तक ही करें हम, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो व्यक्तिवाचक, और जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है वो जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। एक और परिभाषा के बता रहे कि जो संसार में यूनिक है, उस जैसा कोई ना हो, और वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत और जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। दूसरा अगर बात करें दोस्तों फूल, तो फूल देखियो एक ही है कि धरती पे, नहीं भाई फूल तो बहुत है, ये फूल बहुत है, तो इसका मतलब फूलों का बहुवचन भी बना सके, तो यू क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत। यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। जातिवाचक, और फूल में अगर नाम लिख दें हम गुलाब का,
फूल में अगर नाम लेते हैं गुलाब का दोस्तों, तो गुलाब एक जाति है दोस्तों, लेकिन यह जाति थी फूल या उपजाति बोली जाएगी। कहीं कहीं आपने किताबों में मिलेगा कि गुलाब कहां भेज देगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अरे दोस्तों भी बता, गुलाब एक ही है कि पृथ्वी पे? अरे गुलाब एक ही है कि पृथ्वी पे? गुलाब बहुत हैं, गुलाब बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, इसका बहुवचन भी बनाया जा सके, इसलिए यू भी जातिवाचक के अंतर्गत ही जाएगा। अगर दिमाग में क्वेश्चन आवे कि लाल गुलाब और पीला गुलाब दे देगा ऑप्शन में, तो दोस्तों तब भी वो जातिवाचक के अंतर्गत ही जाएगा, क्योंकि लाल गुलाब एक नहीं है पृथ्वी पर, पीला गुलाब एक नहीं है। इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो दोस्तों, वरना दिक्कत आ सकती है। कुछ किताबें इस चीज में गड़बड़ कर देंगी कि वे क्वेश्चन मारता दे देंगी कि फूल क्या है कि जाति, और गुलाब क्या है, गुलाब भी जाति है, वह जाति की उपजाति कह सको, और लाल गुलाब भी जाति है, क्योंकि जिस जैसा दूसरा है कोई धरती पे, या फिर जिसका इसका भी बहुवचन बना सके, गुलाबों का भी बहुवचन बना सके, लाल गुलाबों की माला लेकर उनका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। और जब इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, दूसरी बात क्या करें, इन जैसा और भी है धरती पर, जब इन जैसा और भी है तो ये कैसे हैं दोस्तों, ये कैसे हैं, सब की सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आओगी। कहीं कहीं हमने पढ़ भी लिया होगा कि उपजाति में पढ़ा हमने भी है, इसलिए थोड़ा सा डाउट दूर करा दोस्तों। तो जो संसार में यूनिक है, जैसे बात कर ले सूर्य की, तो सूर्य पृथ्वी पे या वर्ल्ड में एक ही है, तो सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह है। और अगर बात करें ग्रह की, तो ग्रह लिखते ही हमने, ग्रह बहुत सारे यार, ग्रहों का बहुवचन भी बनाया जा सकता है, इसलिए जातिवाचक है। और ग्रह में चांद का नाम दे दिया तो चांद व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगा, पृथ्वी का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चलेगा। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको भेद समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर बात करें हम नेक्स्ट की ग की द्रव्यवाचक, ग की अगर बात करें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा नुक है, जिन शब्दों के द्वारा, परिभाषा नोट करेंगे, जिन शब्दों के द्वारा इस बात का पता लगता है कि कोई वस्तु बनी किसकी है, वे सारे शब्द पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दोबारा फिर सुन लेंगे, जिन शब्दों के द्वारा इस चीज का ज्ञान होगा कि कोई वस्तु बनी किसकी है, वह वस्तु बनी किसकी है, इन चीजों का ज्ञान कराने वाले शब्द ही द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। जैसे बात करें क्वाड, तो क्वाड बना किसका है, लकड़ी, तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रही है भाई? कड़े की बात करें तो कड़ा बना किसका है, लोहे का, तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर बात करें मार्कर की, तो बना किसका है, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिन शब्दों के द्वारा उस चीज का पता लगता हो कि वह चीज बनी किसकी है, वे सारे शब्द द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही जाएंगे। और द्रव्यवाचक के अंतर्गत पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं, वे सारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही जाएंगी। जैसे जितनी भी ठोस चीजें हैं धरती पे, वे सारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत, दर जो है वे भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत, और गैस जो है वे भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत, और प्लाज्मा जो है वो भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाएगा भाई, प्लाज्मा। और अगर बात करें दोस्तों बोस आइंस्टीन कण, यू भी एक पदार्थ की अवस्था है। तो पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं दोस्तों, में सारी की सारी कहां जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगी। इस चीज पर थोड़ा और गौर कर लें दोस्तों, थोड़ा और गौर करें। अगर बात करें, देखियो ठोस, नुका जितने भी ठोस हैं वे सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब ठोस में भी दो अवस्थाएं हैं दोस्तों, ठोस में भी दो अवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत सारी धातुएं और अधातुएं अंतर्गत होंगी। जितनी भी धातु हैं वे भी, और जितनी भी अधातु हैं वे भी, में सबकी सबके हैं ठोस। और जो ठोस है वो कहाँ जाएगा, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। और ठोस की परिभाषा हमने बताया कि जितने भी धातु और अधातु हैं वे सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाएंगे। धातु किसने बोलना है, विज्ञान में पढ़ा होगा। साधारण सी भाषा में अगर बताएं तो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सका है वो धातु, और जिसमें प्रभावित नहीं होती विद्युत धारा वो अधातु कहलावा है। जैसे सोना चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, ये सब की सब धातुएं हैं। और लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये अधातुएं हैं। तो दोस्तों बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक है अधातु और अधातु है ठोस के अंतर्गत। और जितने भी ठोस हैं वे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अगर सोना है तो सोना क्या है, धातु, और धातु है कहाँ जाएगी, ठोस। और ठोस के अंतर्गत है तो कहाँ जाएगी, पदार्थवाचक के अंतर्गत। तो जितनी भी धातुएं और अधातुएं हैं सब पदार्थवाचक के अंतर्गत जाएगी। जितने भी द्रवित चीजें हैं, द्रवित बोले तो जिसमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण, जैसे पानी में, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लस्सी द्रव्यवाचक संज्ञा है, दही द्रव्यवाचक संज्ञा है, घी,
तेल, नून, मिर्च, तेल सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। प्लाज्मा और बोसाइटिन कण। गैसों के अंतर्गत बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कहीं भी गैस का नाम मिल रहा है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएगा दोस्तों। तो शायद क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थ की जितनी अवस्थाएं हैं वे सारी द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही जाएंगी। उदाहरण हमने दे दिया ठोस के अंतर्गत, जैसे धातु और अधातु, जितनी भी धातुओं का नाम होगा, जितनी भी अधातुओं का नाम होगा, सारी की सारी कहां जाएगी? ठोस के अंतर्गत। और ठोस कहां जाएगा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक के अंतर्गत। नंबर बात करें द्रव की, द्रव में क्या बता, जितनी भी जिनमें भी बहने का गुण है वे सारी चीजें द्रव है। द्रव है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जैसे घी, तेल, लस्सी, जितनी भी बहने वाली चीज है वे द्रव के अंतर्गत जाएगी। बात करें गैस की तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सारे के सारे कहाँ है? गैस के अंतर्गत। गैस क्या है? पदार्थवाचक। और प्लाज्मा और बोसाइटिन कण अपने आप में एक पूरी की पूरी क्या है? एक यह अवस्था है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमने डिफाइन कर दिए 3। नेक्स्ट की बात करें समूहवाचक। नाम से ही पता लग रहा है समूहवाचक। तो समूह के क्या है? नुका जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति का या वस्तु के समूह का ज्ञान होता हो, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति का या वस्तु के समूह का बोध होता हो, यानी जो शब्द या चीज दर्शाते हो कि उसमें, उस समूह में दो या दो से अधिक आदमी या वस्तुएं हैं, दो से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों का ज्ञान कराने वाले शब्द समूहवाचक के अंतर्गत जाए। दोबारा फिर परिभाषा नोट कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, नोट करने खातिर आगे लिखी भी है, ध्यान से समझेंगे। नुका जिन शब्दों के द्वारा दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता हो वे सारे शब्द समूहवाचक के अंतर्गत जाएंगे। अगर बात करें जैसे कक्षा, तो कक्षा जब भी बोला जाएगा हमने एक या दो व्यक्तियों का नहीं, पूरे स्टूडेंट यानी कम से कम भी 2 से ज्यादा स्टूडेंटों का ज्ञान हो रहा होगा। समिति की अगर बात करें दोस्तों, समिति एक या दो व्यक्तियों की नहीं होती, 2 से अधिक व्यक्तियों की हो, तो समिति वो शब्द है जो समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। कक्षा में पता लगा विद्यार्थियों का समूह है, समूह कहाँ जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। अगर बात करें पुलिस, तो पुलिस का मतलब शब्द सुना हमने, पुलिस, और पुलिस का मतलब 2 या 4 नहीं है, पुलिस का मतलब पूरी की पूरी पुलिस जितनी भी उसके अंडर आओगी तो समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सभा की, सभा का मतलब है 2 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हुए, तो सभा शब्द भी कहां जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। तो जिन शब्दों के द्वारा 2 से अधिक आदमी होने का ज्ञान हो वे सारे शब्द कहां जाएंगे? समूहवाचक के अंतर्गत। जैसे सभा, समिति, कक्षा, मेला, भीड़, सेना, पुलिस, ये सारे शब्द समूहवाचक में और समूहवाचक के भी व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अगर बात करें वस्तुओं का समूह, तो वस्तुओं का समूह जैसे तालियों का गुच्छा, तो गुच्छे का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा ताली जिसमें होगी वो गुच्छा हो गया। बंडलों का यानी लकड़ियों का बंडल, तो लकड़ियों का बंडल, तो बंडल एक शब्द है जिसका पता लग रहा है उसमें 2 से ज्यादा लकड़ियों का है, तो बंडल क्या हो गया? एक समूहवाचक शब्द हो गया। तो बंडल, गुच्छा, ये ढेर पत्थरों का ढेर लग रहा है, तो ढेर का मतलब क्या? 2 से ज्यादा पत्थर है। तो ये शब्द जो 2 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करा रहे वे भी समूहवाचक के अंतर्गत जाएंगे। 2 से अधिक व्यक्तियों का ज्ञान कराने वाले शब्द भी समूहवाचक के अंतर्गत जाएंगे। और लास्ट बचा भाववाचक, और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों भाववाचक संज्ञाता 100% लिख देंगे हम क्वेश्चन कि 1% भाववाचक संज्ञाता जरूर मिलेगा। संज्ञाता तो मिलना ही मिलना, 2% भी आएंगे और 2 सका संज्ञाता 3 भी आ जाए, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन संज्ञाता जरूर आएंगे। और एक क्वेश्चन आओगा पहले 4 मत है और लास्ट का क्वेश्चन आओगा एक अलग था क्वेश्चन आओगा भाववाचक संज्ञा का, या तो भाववाचक संज्ञा छठवा होगा या भाववाचक संज्ञा बनवा होगा। दोस्तों बनवाना भी आवेगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी करना आवेगा, इसलिए दोस्तों बोल सकें 100% भाववाचक। तो भाववाचक क्या है अब ध्यान से समझेंगे। एक चीज ध्यान से, हर चीज जो बोली जाए वह कान की गहराइयों तक हमारे जानी चाहे, तब तक अगर हमारे कान की गहराइयों तक हर बात नहीं पहुंच रही, एक भी बात अगर छूटी तो कहानी खराब हो जाएगी। दोस्तों बस ध्यान पूर्वक एक बात सुन लें, भाववाचक के क्या है? नुका जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, भाव आदि का वर्णन किया जाए, जिन शब्दों के द्वारा गुण का, दोष का, भाव का आदि का वर्णन किया जाए वे शब्द भाववाचक के अंतर्गत जाए। एक चीज, दूसरी चीज और जोड़ रहे हम साथ साथ, नुका जिन्हें हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, केवल महसूस कर सके वे सारे के सारे शब्द, ये सारी की सारी भावनाएं, गुण, दोष कहां जाएंगे? भाववाचक के अंतर्गत जाएंगे। जिन्हें हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, वे सब कहां जाएंगे? भाववाचक। और भाववाचक
व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी। दोस्तों ये भी चीज पूछी जाए हमारे, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में होगी, भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में होगी। और अगर जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा या तो बहुवचन या उसने बहुवचन बनाया जा सकता है। दूसरी बात, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण भी करना सीखेंगे हम दोस्तों। तो लास्ट पढ़ा हमने भाववाचक संज्ञा नुका जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष या भाव प्रकट किए जाए, या दूसरी भाषा में एक और जोड़ रही परिभाषा, जिनको नाप तोल व गिन नहीं सकते वे सारे शब्द भाववाचक के अंतर्गत जाएंगे। जैसे प्रेम, तो प्रेम क्या है दोस्तों? भाव। प्रेम ने नाप सका है 10 किलो प्यार करूं मैं तेरे, या 20 किलो प्यार करूं या 10 मीटर प्यार करूं, तो जिसने हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, छू सके हम, जिन्हें हम छू नहीं सकते, प्रेम ने छू सके, नहीं छू सकते, प्रेम करने वालों ने छू सके, प्रेम ने नहीं छू सकते। तो प्रेम तो वो भाव है जिसका हमने महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से प्यार करें, तो वो भाव, वो गुण तो प्रेम है जिसका पता लग रहा कौन किसके कितने नजदीक है दोस्तों। तो प्रेम शब्द जो हो गया वो किया गया भाववाचक। अगर बात करें गुस्से की, तो गुस्सा हम छू सकेंगे, गुस्से ने नाप सकें कि क्या किलो गुस्सा है, 10 किलो 20 किलो नाप सकें या तोल सकें, गुस्से ने केवल और केवल महसूस कर सकें, किसी की हाव भाव या किसी के बोलने के व्यवहार का हमने पता लग सके कि वो व्यक्ति गुस्से में है। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो केवल महसूस कर सके हम गुस्सा है, उसने छू नहीं सकते, तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, व्यक्ति ने छू सको तुम उसके भाव, तो भावित तो है गुस्सा। घृणा की बात करें, घृणा, तो घृणा एक शब्द है जो घृणा कर रहा है किसी से, वो कितनी घृणा कर रहा है यह चीज नहीं बता सकते, तो ये केवल भाव है। ईमानदार, तो ईमानदार तो एक आदमी हो सका, लेकिन ईमानदारी जिस गुण के कारण उससे ईमानदार बोल रहे तो वो गुण है ईमानदारी। तो ईमानदारी कैसी है? भाववाचक संज्ञा। बेईमानी, किसी गुण धर्म, देखिए किसी ना आदमी नाम बोलेंगे बेईमान, तो आदमी बेईमान होगा, ये बेईमान जो शब्द है वो विशेषण है, यानी बेईमान के बाद अगर आदमी लगा सको था हमारा वो अर्थ सही दे रहा तो वो है विशेषण। लेकिन जो बेईमानी का गुण है, जो बेईमान जिस गुण धर्म के कारण उससे बेईमान कहा वो है बेईमानी, तो बेईमानी है भाववाचक। ये तो बोल रहे हम भाववाचक के अंतर्गत क्या हुआ है? गुण धर्म, गुण धर्म भावी तो हमें, कोई प्रेम कर रहा तो प्रेम भावी तो है, कितना घृणा कर रहा हो किसी से तो ये भावी तो है, जिस नाम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, मैं भाववाचक के अंतर्गत जाऊंगी। और भाववाचक के उदाहरण जैसे हमने बताया, प्रेम, प्यार, घृणा, ईर्षा, ईमानदारी, बेईमानी, ऊंचाई, ऊंचा कितना है वो माप सके, ऊंचाई, चढ़ाई, गहराई, ये सब की सब भाववाचक संज्ञा ही है दोस्तों। देखिए बूढ़ा आदमी हो सके तो बूढ़े ने तो छू सके हम, लेकिन बुढ़ापा वो भाव है जिसके कारण बूढ़ा बोल रहे हैं हम, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। एक सुंदर व्यक्ति हो सके, व्यक्ति नाम छू सके, सुंदर है विशेषण, लेकिन अगर बात करें सुंदर किस गुण के कारण बोल रहे हैं, उसकी सुंदरता के कारण, तो सुंदरता शब्द जो है वो भाववाचक है दोस्तों। दूसरी भाषा में हम कह सके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सके, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 1 बाय 1 एक की परिभाषा और उदाहरण सहित देख लेंगे और उतार लेंगे क्वेश्चन दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक भी बताए गए जो शब्द किसी विशेष, यह चीज इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाता है। ये सदैव एक वचन और दृश्य रूप में होते हैं। इनके अंतर्गत व्यक्तियों, प्राणियों, देशों, नगरों, पर्वतों, त्योहारों, दिशाओं आदि के नाम आते हैं, न कि तो नाम आएंगे। जैसे उदाहरण लिख सको, एक चीज नोट कर सको दोस्तों, जैसे व्यक्तियों के नाम रमेश, सुरेश, सीता, गीता, ये कैसे हैं? व्यक्तियों के नाम है, तो ये के जाएंगे जो ये नाम है, ये जो नाम है ये है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। प्राणी जैसे घोड़े का नाम चेतक, अश्वत्थामा हाथी का नाम है, तो ये प्राणियों के नाम भी कहाँ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, तो इन देशों के नाम है, ये कहाँ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के। और दूसरी बात, इन जैसा कोई और नहीं भी है, यह चीज भी ध्यान में रखें। और दूसरी बात, इनका बहुवचन भी नहीं बना जा सकता, भारत तो नहीं लिख सकते हम, भारत एक ही है धरती पर, दूसरा भारत नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक। नगरों के नाम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा, कानपुर, जयपुर, ये सब के सब कहाँ है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। हिमालय, अरावली, पर्वतों के नाम ये सब के सब कहाँ हैं? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है दोस्तों। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सब के सब कहाँ जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, ईद, मकर संक्रांति, त्योहारों के नाम सारे के सारे कहाँ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। दिशाओं के नाम जितनी भी दिशाएं, सभी दिशाएं 10 की 10 दिशाओं का नाम कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। दिनों के नाम, 7 दिनों के नाम कहाँ जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएंगे। महीनों के नाम 12
12 के 12 महीने या फिर देशी महीने जो हमारे फागुन चैत शुक्ल पक्ष जो भी है वे सब के सब भी कहाँ जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। एक चीज नोट कर सकें, फिर आगे चल रहे दोस्तों। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ आपको कॉपी में नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, उसका आपका नोट्स अच्छे तरीके से बन जाएंगे और आपने कोई दिक्कत नहीं आओगी भविष्य में, क्योंकि दोस्तों नोट ही ऐसी चीज है जो आगे चल के हमारा साथ देंगे। नोट्स ही ऐसी चीज है, वरना आपको आदत पड़ चुकी है कि आपको स्क्रीनशॉट ले, पीडीएफ डाउनलोड करो, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उससे आपका ही नुकसान है। जब तक अपने हाथ पे एक चीज नहीं लिखोगे तब तक वह चीज अपनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंपोर्टेंट पीडीएफ और इंपोर्टेंट पीडीएफ के स्क्रीनशॉट या नोट्स भागे फिर है व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक बंदे के पास, पता क्यों इंपोर्टेंट है, लेकिन अपना अपना पढ़कर दूसरों भेज देगा, क्योंकि उनने के चाहे वाहवाही चाहे, और वाहवाही लेने खातर दोस्तों पेपर पास करना पड़ेगा। वाहवाही स्थायी है या केवल और केवल धार्मिक है, भौतिक है, इसलिए एक चीज अपने हाथ पे लिख लें, इंपोर्टेंट चीजें। नेक्स्ट की बात करें अगर जातिवाचक, तो जातिवाचक में के बता उनका जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या समुदाय का बोध कराता है, ये दृश्य और बहुवचन रूप में होते हैं या फिर इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ये चीज इंपोर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि बता लड़का लड़की इनका बहुवचन बना सकें। दूसरी चीज ये जाति है पूरी मनुष्य, मानव, दानव, पिता माता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, शिक्षक, विद्वान, इनके बहुवचन भी बना सकें, और इन जैसा पृथ्वी पर और भी है, इसलिए कैसी है पूरी जाति न डिनोट कर रहे, जातिवाचक है। दूसरी बात के बता नाय धोबी कुमार, ये भी जाति है। प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं, आंधी तूफान भूकंप बाढ़, ये भी सारे के सारे जातिवाचक हैं दोस्तों। सामाजिक संबंध की बात करें तो माता पिता, शिक्षक, भाई बहन जो भी हैं सबके सबके हैं संबंध, जितने भी सामाजिक संबंध है, माता पिता, भाई बहन, क्या बताया हमने, शिक्षक, वकील, किसान, ये सब की सब जाति ही है दोस्तों, जातिवाचक के अंतर्गत ही जाएंगे। द्रव्यवाचक में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो शब्द उनका इस चीज का ज्ञान कराया है कि कोई वस्तु बनी किसकी है, वे सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाए। पदार्थ की सभी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा आदि, ये सारी की सारी क्या है द्रव्यवाचक। और जैसे ठोस में क्या बता धातु है, धातु ये सब की सब धातु, कहीं चांदी लिखा दिखा तो कहाँ चांदी धातु है तो ठोस है तो यू पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। कहीं प्लास्टिक लिखा है तो प्लास्टिक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। रबड़, लकड़ी सब की सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाएगी। द्रव के अंतर्गत दूध, पानी, दही, लस्सी, ये कहीं भी लिखा मिला तो कहाँ जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसी भी गैस का नाम लिखा मिला तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। एक चीज दोस्तों 1 बाय 1 नोट करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें समूहवाचक, हम जिक्र कर भी आए, जिन शब्दों के द्वारा उनका किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे व्यक्ति समूह, कक्षा, समिति, सभा, टीम, भीड़, मेला, पुलिस, सेना आदि, और वस्तु समूह, बंडल, गुच्छा, ढेर आदि। ये हम डिस्कस कर ले हैं, लेकिन 1 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी उतारा क्वेश्चन दोस्तों। एक चीज नोट कर लें, वीडियो रोक कर नोट करो या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में क्वेश्चन उतारो, तो पहले ध्यान से सुनते चले जाएं और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन उतारते चले जाएं दोस्तों। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स तो उसका अलग महत्व है, क्योंकि लिखते लिखते आता तो वैसे ही याद हो जाएगा, बाकी सुनते सुनते याद हो जाएगा। और कल अभ्यास पर्सन आप अगर कर लोगे तो आपका बोल सकते हैं हम 90% क्वेश्चन चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि 100% पूरा करने खातर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों। 90% एक बार में कवर कर लो तो ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करे, कितनी गंभीरता था आपने सुनी बात है और कितनी गंभीरता था लिखी, तो लगभग एक बार पढ़ने से ही क्वेश्चन 90% तैयार हो जाएंगे। लेकिन 100% पूरा करने खातर वो 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीजें आपको देखने न मिलेगी। इस चीज की गारंटी है, हर बार लगेगा कि यह चीज शायद पहले मेरे पे ना आई थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भाववाचक, भाववाचक के अंतर्गत क्या बताया था अभी, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, ये शब्द एक वचन में होते हैं और अदृश्य रूप में होते हैं। इन्हें मापा तोला नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे प्रेम, घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि। भूख, प्यास, कितनी भूख लगी, 10 किलो या 20 किलो, प्यास कितनी लंबी प्यास लगी, तो इन शब्दों ना हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। प्यासा, प्यासे ना देख सको तो प्यासा है कि विशेषण दोस्तों, जिसके आगे व्यक्ति या वस्तु लगा सको विशेषण है। प्यासा व्यक्ति तो प्यासा विशेषण है, न कि संज्ञा है। प्यास जिसके कारण हम उसका प्यासा बोल रहे, वो गुण भाव जिसके कारण वो प्यासा है वो है प्यास। तो प्यास क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। जिसके कारण हम किसी का भूखा बोल रहे, यू भूखा है, तो भूखा एक भाव है, भूखा व्यक्ति हो सके लेकिन भूखा है विशेषण, और वो गुण भाव जिसके कारण भूखा लग रहा है वो भूख है, भूख है भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या कर रहा है, कोई आदमी मारता चिढ़ रहा है, तो इस चीज नाम नाप तोल नहीं सकते हम, वो आदमी बता सके ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु हो गया एक विशेषण, लेकिन किस गुण धर्म के कारण ईर्ष्यालु बोल रहे उससे, ईर्ष्या के कारण, तो ईर्ष्या है भाववाचक संज्ञा। गुस्सा, घृणा सब के सब भाववाचक संज्ञा के
अंतर्गत ही जाएंगे। अगर बात करें उनका ईमानदारी बेईमानी, ये सब की सब ईमानदारी, कितना ईमानदारी है उसके अंतर्गत 10 किलो या 20 किलो नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, केवल उसके हाव भाव और गुण के आधार पर हम बता सकें। तो ये सारे गुण हैं। चोरी, चोर ने हम देख सकें, टच कर सकें, लेकिन जिस गुण धर्म के कारण उसका चोर बोल रहे हो गुण धर्म है उसका चोरी, और चोरी गुण धर्म है, इसलिए यू क्या है भाववाचक संज्ञा। ठगी गुण धर्म है, डकैत ने हम छू सकें, लेकिन डकैत किस भाव की वजह बोल रहे, उस डकैती की वजह, डकैती केवल भाव है, और भाव है तो भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब है दोस्तों इलाज, और इलाज दोस्तों हम छू नहीं सकते, चिकित्सक को छू सके, डॉक्टर को छू सके, लेकिन जो गुण धर्म के कारण जिसका हम चिकित्सक बोल रहे वो है चिकित्सा, तो चिकित्सा है गुण धर्म भाव है। चढ़ाई, पढ़ाई, ये सब के सब ऊंचाई, लंबाई, गहराई, हम इन्हें छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। लंबा कितना है यूं बता सके, लेकिन लंबाई, लंबाई एक भाव है जिसके कारण पता लग रहा है कि कितना लंबा है, तो ज्यादा लंबाई वाला। यानी प्राण, आत्मा, प्रार्थना, सजावट, बनावट, शीघ्रता, चुनाव आदि, ये शब्द के सारे शब्द के हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाएंगे। एक चीज नोट कर ले, आगे हमने जरूरत भी पड़ेगी कि कौन सा शब्द भाववाचक के अंतर्गत जाएगा और कौन सा भाववाचक के अंतर्गत नहीं जाएगा। एक चीज इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ने पड़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, किससे होगा। पहला हेडिंग है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणता भी भाववाचक का निर्माण हुआ है, जातिवाचकता भी, क्रियाता भी, सर्वनामता भी और व्यक्तिवाचक संज्ञाता भी और अव्ययता भी। 5 प्रकार या 6 प्रकार हैं जिसके द्वारा हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। कैसे कैसे इनका निर्माण करेंगे वह चीज ध्यान से समझेंगे। तो पहला टॉपिक है कि विशेषणता भाववाचक संज्ञा का निर्माण, और एक चीज इंपोर्टेंट है दोस्तों, यू चीज इंपोर्टेंट है, विशेषण किस के बना रहे हैं, तो विशेषणता भाववाचक संज्ञा। तो पहला तो यह चीज पढ़ ले दोस्तों, विशेषण क्या हो। विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावें, लेकिन ना तो हमने संज्ञा अब तक पूरी पढ़ी, ना हमने सर्वनाम पढ़ा और विशेषण पढ़ा लिए। तो एक छोटी सी बात तो समझेंगे, विशेषण क्या हो। वे शब्द जिसके बाद हम वस्तु या व्यक्ति लगा सकें, वे सारे शब्द विशेषण हैं। जैसे अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा क्या है, विशेषण है। लाल आम, तो आमता पहले लाल लगा, यू विशेषण है। तो व्यक्तितर वस्तुतः पहले जिन शब्दों का हम प्रयोग कर सके वे सब विशेषण है। सुंदर आदमी, तो आदमी कैसा है, वो सुंदर, तो आदमी तक पहला सुंदर जो लगा यू विशेषण है। तो विशेषण वे शब्द जो आदमी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए विशेषण कहलावे, और विशेषणता जो बनाई जाए संज्ञा वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे नु कह सुंदर एक विशेषण है, क्यों सुंदर व्यक्ति बोल सके हम, तो सुंदर एक विशेषण है, और जिस गुण धर्म के कारण उसका सुंदर बोल हुआ है भाव सुंदरता, तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। युवा व्यक्ति, तो युवा व्यक्ति इसके बाद व्यक्ति लगा सके तो युवा विशेषण, और जिस गुण धर्म के कारण उसका युवा बोल रहे वो गुण धर्म है यौवन, उसकी जवानी, उसकी जवानी। बूढ़ा व्यक्ति लगा सके इसके बाद व्यक्ति, अर्थ सटीक हो जाएगा। और जब इसके बाद व्यक्ति वस्तु का जिक्र कर सके तो युवा विशेषण, और जिस गुण धर्म के कारण उसका बूढ़ा बोल रहे वो गुण धर्म है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। वीर पुरुष हो सके, वीर सैनिक हो सके, तो वीर के बाद पुरुष या व्यक्ति का जिक्र कर सके सार्थक अर्थ है। और जिस गुण धर्म के कारण उसका वीर बोल रहे वो गुण धर्म है वीरता या उसका वीरत्व, तो यू है भाव, और भाव है तो यू है भाववाचक संज्ञा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा हमारा दोस्तों। एक चीज यह भी नोट कर लेंगे कहीं ने कि जिस भी शब्द के लास्ट में तव जुड़ रहा होगा, जिस भी शब्द के लास्ट में तव या ता यह चीज भी पूछी जाएगी। शब्द के लास्ट में ता या तव जुड़ने तक भाववाचक बन जाएगा। किसी भी शब्द के लास्ट में तव या ता अगर मिल गया हमने तो किस संज्ञा का होगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे पहले ही देख सको सुंदर में ता जुड़ तो ही सुंदरता बना, और किसी भी शब्द के अंत में तव जुड़ तो ही वो भी भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। तो वीर एक पूर्व विशेषण है और वीरता एक भाववाचक संज्ञा। तो कल क्वेश्चन मारता पूछा जाएगा कि वीरता में भाववाचक संज्ञा है का निर्माण किससे हुआ है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। तो वीरता एक भाववाचक है, तो वीरता का निर्माण किसका होया, वीरता, और वीर के था विशेषण। तो यह चीज मारता कल पूछी जाएगी कि सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, ऑटोमेटिक दे देगा वो पहले ही कि जो सुंदरता शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस सुंदरता का निर्माण किसका हुआ है, इस शब्द का निर्माण किसका हुआ, ऑप्शन में दे देगा संज्ञा था, सर्वनाम था, क्रिया था, विशेषण था। तो सुंदरता बना किसका है, सुंदर, और सुंदर है विशेषण। तो कल ना आंसर देंगे हम विशेषण। तो इस तरीके से या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन दे देगा निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक है, वो दे देगा हमारा तो ऑप्शन में बूढ़ा।
बूढ़ा दे देगा, वीर दे देगा, वीरता दे देगा, वीरत्व दे देगा, ये मतलब कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पूछेगा ऑप्शन में निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, या दूसरा क्वेश्चन करेगा वो यह भाववाचक संज्ञा है या किससे इसका निर्माण हुआ, संज्ञा था, सर्वनाम था, क्रिया था, विशेषण थे। इसलिए हरा, जितने भी रंग है दोस्तों सारे के सारे क्या हैं, विशेषण। और रंग तो जो बनेगा हरियाली, वो गुणधर्म जिसके कारण हम हरा बोल रहे उससे, तो वो गुणधर्म है हरियाली। तो गुणधर्म है तो कहां जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत। कि कोई लाल है, वो गुणधर्म किसको क्या बता रहा है, लालिमा, लालिमा बता रही क्यों, कैसा है, लाल है, तो लाल क्या है, विशेषण, लेकिन लाल तो उत्पन्न हुआ है, लालिमा यू है भाववाचक संज्ञा। पीला हमने बताया सारे रंग विशेषण है, विशेषण जो है विशेषणता हम भाववाचक संज्ञा बना रहे। तो पीला जिसके कारण, जिस गुणधर्म के कारण उसने पीला बोल रहे, वो गुणधर्म है पीलापन। दोस्तों दुर्बल, दुर्बल व्यक्ति हो सके, इसके बाद व्यक्ति लगा सके हम, तो दुर्बल व्यक्ति, जब इसके बाद व्यक्ति लग सके, सार्थक अर्थ बन रहा है हमारा, तो दुर्बल जिस गुणधर्म के कारण बोल रहे वो है दुर्बलता, तो दुर्बलता है भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से सारे नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट चीज है, नोट करें जल्दी। वीडियो रोक कर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लियो, लेकिन अच्छा रहेगा कि वीडियो नोट कर लें, वीडियो के साथ साथ हर चीज समझ में आओगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, और जिन चीजों ना बीच में बोला जाए वे जरूर नोट कर लें। जैसे बताया था कि ता और तव जोड़ने से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। कल इस चीज बड़ा हेल्पफुल देगा, जिसके भी लास्ट में तव या ता मिलेगा हम भाववाचक संज्ञा उससे बना सके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहे भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया देखियो, नुका जातिवाचक संज्ञा था भाववाचक का निर्माण। देखियो मानव, मानव एक जाति है, मानव के अंतर जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वे सब मानव ही तो हैं, और मानव जिस गुण धर्म के कारण उसका मानव बोल रहे हुआ है मानवता, तो मानवता है भाववाचक संज्ञा और मानव है जातिवाचक संज्ञा। माता है जाति, क्योंकि माताओं का बहुवचन भी बना सका है, माता बहुत से हैं संसार में, इसलिए माता एक जाति है, और माता का वो गुण धर्म जिसके कारण उसका माता बोल रहे हुआ है माता, तो मातृत्व में क्या है भाववाचक संज्ञा। ऐसे पिता जातिवाचक था और जातिवाचक बनाया पितृत्व, तो पितृत्व क्या है भाववाचक संज्ञा। देखियो नेता तो बनाया नेतृत्व, नेतृत्व भाववाचक संज्ञा है, नेता एक जाति, क्योंकि इस जैसे बहुत से नेता है दुनिया में, इसका बहुवचन भी बना सके तो यह जाति। तपस्वी बहुत है दुनिया में, तो तपस्वियों की कोई कमी नहीं है, बहुवचन भी बना सके हम, लेकिन जिस गुण धर्म के कारण उससे तपस्वी बोल रहे हम, तो वह उसका तपस्या, तपस्या भाव, भाववाचक है। दोस्तों चिकित्सक ऐसे ही सारे इंपोर्टेंट है। स्त्री तो यह चीज हमने कल भी, यह चीज भी थोड़ी देर पहले बताया काटे हम, कि जिसके भी लास्ट में तव मिलेगा ज्यादातर क्वेश्चनों में, तव दो भाववाचक संज्ञा। तो ये है जाति और ये है भाववाचक। जाति तक भाववाचक कैसे बनेंगे, सारी चीजें नोट कर लें और ध्यान पूर्वक एक चीज पढ़ लें, बाकी सब के सब कलम में जरूरत पड़ेगी एक चीज की भाई। नेक्स्ट देखियो, नुका क्रिया तक भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराया जाएगा। अब ध्यान तो देखो क्रिया, क्योंकि हमने क्रिया पढ़ी नहीं, तो दोस्तों नुका जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए वे शब्द कहलावा क्रिया। दूसरी भाषा में कह सके जिसके भी लास्ट में ना शब्द मिलेगा वो ना प्रत्यय मिलेगा। ना जैसे पढ़, पढ़ है एक मूल धातु, धातु बोलना है हम जिसका टुकड़ा न कहा जा सके, तो पढ़ है धातु, और पढ़ में ना जोड़ तो ही पढ़ना बन जाए क्रिया, तो धातु में ना जोड़ तो ही क्रिया बनेगी। जब क्रिया पढ़ेंगे हम चैप्टर तब वहां क्रिया का जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझ ले कि जिस शब्द तक किसी काम का करना या होना पाया जाएगा लास्ट में ना प्रत्यय मिलेगा वो क्रिया ही है। जैसे उड़ना तो ना प्रत्यय है, उड़ना तो उड़ना जिस गुण धर्म के कारण बोल रहे हुआ है उड़ान, तो उड़ान भाववाचक संज्ञा है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा हमारे, उड़ान में भाववाचक संज्ञा है का निर्माण किससे हुआ है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो जब उड़ान पढ़ेंगे हम फिर ध्यान होगा हमारे कि उड़ान बना किससे, उड़ना थे, और उड़ना क्या है ना लग रहा क्रिया है, तो उड़ना उड़ान जो बना वो क्रिया था बना। ध्यान तो समझेंगे दोस्तों, दो तरीके क्वेश्चन होगा, भाववाचक संज्ञा निम्न से कौन सी है वो पूछ लेगा, या फिर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है वो पूछ लेगा। हंसना क्रिया है ना जुड़ रहा, हंसना था हंसी और हास्य भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ना था बना दौड़, तो दौड़ वो गुण भाव जिसके कारण लग रहा कोई दौड़ रहा, तो दौड़ना किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, तो दौड़ना में ना जुड़ रहा तो यह क्रिया है। और वो गुण भाव जिसके कारण लग रहा है वो दौड़ रहा है, वो दौड़ है, तो दौड़ भाववाचक संज्ञा है और दौड़ना है क्रिया। मिलना क्रिया है ना है, और मिलावट भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके से सारी की सारी क्रियाओं के साथ भाववाचक संज्ञा उतार दो, कल नहीं अंतर जरूर क्वेश्चन करेंगे भाई। करो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक चीज नोट कर लें, और इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी किताब में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। टारगेट विद कपिल चौहान आपको एक चीज की गारंटी लेगा कि जो चीज हम पढ़ाएंगे अगर पढ़ाई ही ना गई हम तय वो तो अलग है बात,
और अगर कोई चीज़ पढ़ा दी दोस्तों तो उससे बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के लिए खासकर, यूपी पुलिस के लिए तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह चीज़ हो कि हाँ वह चीज़ हमने पढ़ा रखी है। तो मैथ के जितने भी टॉपिक हमने डाल दिए अब तक, आगे भी कल से स्टार्ट करेंगे, मैथ के जितने भी टॉपिक डाल दिए अगर वे सारे पूरे हैं हमारे, तो उनमें यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन अगर उनसे बाहर आ गया तो इसकी गारंटी हमारी है। और भी जो टॉपिक बच रहे 1 बाय 1 उन्हें सारे लेकर आवेंगे, बस आपके सहयोग की सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करना ना भूले। अपने दोस्तों को भी बताएं कि अच्छा लगे तो बताएं, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक, और दोस्तों से भी अनसब्सक्राइब करा दें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करें, उनका सर्वनाम तभी भाववाचक बनाए। तो ये सर्वनाम है, अभी हमने सर्वनाम पढ़े नहीं तो ये नोट कर लो कि सर्वनाम है। और इनका भाववाचक तो ममता जो बनाया वो मम, तो दूसरी बात हमने बताया भी था, तब जुड़ गया लास्ट में तो एकदम बोल सके भाववाचक है। ता जुड़ गया लास्ट में भाववाचक है। निजता निजत हुआ ता जुड़ तो ही भाववाचक। तो यह चीज हमने याद रखनी, सर्वत स्वर्ग या सौपन। तो ये चीज ध्यान रखें कि ममता बना किसते है, ममते, यू मम है दोस्तों, ममते, और मम है सर्वनाम। तो ये भी थोड़ा रट लो क्योंकि आगे चल के पता लग जाएगा हमने परसों क्लास में सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम है ये सारे के सारे, इन तक ये बना भाववाचक, ये भाववाचक है। किसका पता लग रहा है, ता या तव जुड़ने थे, जितनी बनाए हुए भाववाचक ही जय। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक। हम भाववाचक की संज्ञा निर्माण कर रहे हैं भाई, अब की बार व्यक्ति थे। तो देखियो व्यक्ति, गांधी एक व्यक्ति है, लेकिन गांधी एक जाति भी है दोस्तों। अगर बात करोगे तो गांधी एक जाति का भी नाम है, क्योंकि गांधी एक नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, तो गांधी एक जाति भी है। इस पर कंफ्यूजन ना करें। हम बात कर रहे हैं गांधीवादी, तो गांधी महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी, गांधी तक बना गांधीवाद, तो वो गुण भाव जिसके कारण किसी आदमी तक हम गांधी बोल रहे, वो गुण भाव है गांधीवाद। और भाव जब होगा तो वो कहाँ जाएगा, भाववाचक के अंतर्गत। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, वो गुण भाव जो मार्क्स में था, वो गुण भाव ना बोल रहे हैं, मार्क्सवाद। हिटलर एक आदमी का नाम था, इसलिए यू है व्यक्तिवाचक, और हिटलर वो गुण भाव जो हिटलर में था वो है हिटलर शाही। तो हिटलर शाही कहाँ चलेगा, भाववाचक। और भाववाचक के अंतर्गत यह बात पहले ही डिस्कस कर ली हमने कि गुण भाव ही तो जय, तो गुण भाव जो हिटलर में थे वो है हिटलर शाही। तो अपनी हिटलर शाही मत चला, तो हिटलर शाही क्या है, गुण भाव ही तो है दोस्तों, यू भाववाचक के अंतर्गत चल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अव्यय भी भाववाचक बनाए। अब अव्यय क्या हो हम पढ़ेंगे बाद में, छोटी सी परिभाषा सुन लो। नुका जो लिंग कर्म वचन के आधार पर नहीं बदलते में अव्यय या अविकारी कहलावे। बस शुरू में यह बात पढ़ के भी आया हम, जो लिंग कर्म वचन के आधार पर नहीं बदलते। तो ये जो शब्द हैं इन्हें हम लिंग कर्म वचन के आधार पर नहीं बदल सकते, ये सारे अव्यय ही है। तो तेज अव्यय, तेज तो जो वो गुण भाव जिसके कारण तेज लग रहा है कोई चीज, वह तेजी है। मोटरसाइकिल बहुत तेज चला रहा है, तो किसके कारण पता लगा उसकी तेजी, और तेजी है भाव, और वो तेज जो है वो उसका क्या है दोस्तों, अव्यय है। दूरी, दूरी है भाववाचक, और दूर क्या है, अव्यय है। तो जिसके कारण हम बोल रहे हैं वो दूर है, और वो भाव है दूरी, दूरी के कारण। तो दूरी है भाववाचक और दूर है अव्यय। तो शीघ्र और शीघ्र में जुड़ गया था तो भाववाचक, समीप में जुड़ गया था भाववाचक, अलग तय बना अलगाव भाववाचक। इन्हें भी 1 बाय 1 नोट कर लें दोस्तों, हर चीज की जरूरत पड़ेगी हमने। इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ दें। अब नु क्या, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप, ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। वो खत्म हो गया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे थे हम, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो गया। अब क्या करें, नु क्या, अगर भाववाचक संज्ञा है और उनका बहुवचन बना दे हम, भाववाचक का अगर बहुवचन बनेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। जैसे हमें बुराइयों से बचना चाहिए, अंडरलाइन कर देगा वो, बुराइयों में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों बुराई की अगर बात करोगे तो बुराई में भाववाचक है, बुराई ना हम छू नहीं सकते, केवल गुण भाव है। लेकिन बुराइयों से बचना चाहिए तो बुराइयों बहुवचन बन गया, तो यू जातिवाचक के अंतर्गत चलेगा। तो यही बात समझा रहा हो कि भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन रूप होगा वो सारा का सारा कहां चल जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे आए हुए हैं। प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, जब हमने पढ़ा होगा भाववाचक तो प्रार्थना भाववाचक के अंतर्गत जाए। लेकिन इसका बहुवचन रूप वहां का रहते हम बहुवचन बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ बहुवचन कैसे बन रहा है वो देख तो ले।
हो, खाली बन तो रहा, प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, तो बहुवचन हो तो या कहाँ चली गई, भाववाचक नहीं रही, अब यह बन गई जातिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन अगर बना देंगे हम, तो प्रार्थना भाववाचक थी, उसकी बहुवचन प्रार्थनाएं वह जातिवाचक के अंतर्गत चली गई। उन मित्रों से दूरियां पड़ती जा रही है, अभी पढ़ा है हम दूरी के थी भाववाचक संज्ञा, किसके कारण, दूर के कारण, दूर के था वह, तो इसका निर्माण दूरी जो थी वह के थी भाववाचक संज्ञा, लेकिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूरी का बहुवचन, दूरी भाववाचक और भाव का बहुवचन हो गया जातिवाचक। तो तीनों के तीनों का अंडरलाइन कर लिख देंगे, तीनों के तीनों शब्द यहाँ जातिवाचक हैं। अगर मूलतः ये शब्द बात करें तो भाववाचक है, लेकिन बहुवचन बन तो ही कहाँ चले गए, जातिवाचक के अंतर्गत चले गए। ये कल क्वेश्चन आएंगे भी, वीडियो के आए हुए प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऐसे ही आगे जिक्र करें, नुका व्यक्तिवाचक संज्ञा भी अगर बहुवचन बन जाएगी, वह भी जातिवाचक में पहुंच जाएगी। तो एक पॉइंट आया होगा दोनों समझ में, भाववाचक का बहुवचन बनाओगे तो भी जाति में जाएगा, और व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाओगे तो भी जातिवाचक में जाएगा। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों बात करें तो 100% एक क्वेश्चन आने की उम्मीद यहाँ पे भी है। क्या क्या बताया हमने कि व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाओ या भाववाचक का बहुवचन बनाओ, वो जाति के अंतर्गत जाएगा। जैसे भारत में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र एक नाम है, और नाम है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन हरिश्चंद्रो यू बहुवचन आ गया, और बहुवचन हम बना नहीं सकते, बहुवचन बन तो यू जातिवाचक के अंतर्गत चलेगा। हमारे देश में सीताएं और सावित्रियां जन्म लेती रही हैं, तो सीता एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन सीताएं और सावित्रियां उनकी बात कर रहे हैं, जो सीताएं जैसी है और भी, तो यू जाति का बोध कराओगा। तो जब भी व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप देखने नहीं मिलेगा, वो हमेशा जाति के अंतर्गत जाएगा। ऐसा ना हो कि सीता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत भेज दें, सीता व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही है, लेकिन सीता का बहुवचन बना तो यह जातिवाचक के अंतर्गत चलेगा। दोस्तों यह चीज मोस्ट इंपोर्टेंट थी। लास्ट के 2 टॉपिक 100% एक क्वेश्चन देने की संभावना रखेंगे दोस्तों। तो यू था आपका विकारी रूप। विकारी रूप में भी आज हमने संज्ञा पूरी करी, और कलम संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपने दोनों क्लास पूर्ण तक की, उसके बाद तीसरे चैप्टर के लिए जब आप बोलोगे, तब डिमांड करोगे, तब हम चैप्टर लेकर आएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के बिना हमारा मन नहीं करता दोस्तों। हमारा मन तब करेगा जब आप लाइक, कमेंट और शेयर भरपूर मात्रा में करेंगे। अच्छी लगे तो करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, कल अभ्यास प्रश्नों के साथ। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।